जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हम जिस बैकग्राउंड में होते हैं तब हमें वो चीजें ठीक से समझ में आती हैं, जब तक हम किसी बैकग्राउंड में ना हो तब तक समझना मुश्किल है। आपने सुना होगा एक जाति है महाराष्ट्र में महार नाम की, उस जाति से उनका संबंध था। और आजकल आप एक वो सुनते हैं भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस जो है वो एक सेंस में महार जाति के स्वाभिमान का सवाल है। जब उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित समाज के लोग हैं, उस युद्ध को उतना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि उस युद्ध में एक ऐसी सेना जिसमें महार केंद्र में थे, उन्होंने एक ऐसी सेना को हराया जो कथित रूप से सवर्णों की सेना थी। और अब वो जो अम्बेडकरवादी हैं उस युद्ध को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने से जो समाज में तनाव है वो बढ़ता है। जो सवर्ण समाज है उसको सहन नहीं होता ये सब, इसलिए वो जो डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट को हवा देने वाले कौन है? जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनके स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कुछ प्रतीक गढ़े, सिंबल्स गढ़े, उन प्रतीकों के माध्यम से समाज में वंचित वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये एक पक्ष है, ऐसे दूसरा पक्ष भी है, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तब सारा समझ में आएगा। तो अम्बेडकर के जीवन की एक बात यह है कि 14 संतानें इनके माता पिता की थी, ये उनमें से अंतिम बच्चे थे, और पूरे खानदान में अकेला पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा परिवार था। इनके जो पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। 4 पेरेंट्स मतलब पूर्वज। और जो इनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा यह हुआ कि अम्बेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। तो जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अम्बेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना, मी कसा भालू, मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई, पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई इंप्लॉई स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए हैं। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अम्बेडकर को खारिज करने वाले अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण यह है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA MSc हमको कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD LLD जिसको बोलते हैं वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अम्बेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए। उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए, वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब PCS ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको। तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढ रहे थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है।
21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है, आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता है कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूँ, लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है, उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, बहुत बड़े केसेस हुए हैं मुखर्जी नगर में ही। तो अम्बेडकर ने कई घर ढूंढे, कोई घर उनको नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र थे। अंत में एक घर उनको मिल गया, उनका दोस्त और वो गए बात करने के लिए, बातें हुई, पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं। इन्होंने बताया नहीं, ये क्यों बताया, तो घर मिल गया रहने को, उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि बहुत शोर आ रहा है आसपास से, और जब झांक के देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेके घर के बाहर खड़े हुए थे। हथियार में लाठी भाला वो सब, और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। मकान मालिक भी उसमें शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन 1-2 मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसा एक और वाकया हुआ, एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए, तांगे वाले 3-4 से सबने मना कर दिया, एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठ के नदी पार कर रहे थे, रास्ते में पुल, उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल था, और रास्ते में उस तांगे का पहिया निकल गया और तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर बच गया किसी तरह से। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको लूज कर दो ताकि रास्ते में ये नदी के अंदर गिरे और उसकी मौत हो जाए। ये सारे इंसिडेंट्स अंबेडकर ने अपने साथ झेले थे। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वंचित वर्ग से आएगा, खूब पढ़ लिख जाएगा, अधिकारों की मांग करेगा, तो जो समाज का तबका पहले से पावर में है वो उसको आराम से एक्सेप्ट करेगा या उसको रोकना चाहेगा, सीधी सी बात है। और इसलिए उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने प्रयास किया, मालवीय जी ने प्रयास किया, मतलब ये कोशिश की कि वो मिलके चले, विद्रोही तेवर ना अपनाए। पर अंबेडकर ने विद्रोही तेवर अपनाए, और उन विद्रोही तेवरों की वजह से आप देखेंगे कि 21वीं सदी आते आते महात्मा गांधी का महत्व समुदायों में कम होता जा रहा है। मैं संविधान और सरकारी छुट्टियों की बात नहीं कर रहा हूं। समाज में महात्मा गांधी के लिए जो कमिटमेंट का लेवल लोगों में है वो कम दिखेगा आपको, अंबेडकर के लिए ज्यादा, क्योंकि वो कुछ समुदायों के लिए भगवान बन गए। उन्होंने इतना कुछ कर दिया जो शायद कोई भगवान ही कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आश्चर्य नहीं होगा कि आज से 100-200 साल बाद अंबेडकर की गणना भगवानों में होने लगे। महात्मा गांधी की भी हो सकती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं एक समय में। भाई बुद्ध अपने जमाने में उतने ही क्रांतिकारी तो रहे होंगे जितने अंबेडकर और गांधी 20वीं सदी में हो गए। तो क्या पता आज से 500 साल बाद कहें कि अंबेडकर एक भगवान थे जो मोदी भगवान से कुछ पहले हुए थे। और जो महत्व गोपियों को मिलता है कृष्ण के साथ होने का, वो आपको मिलेगा मोदी के साथ होने का। देखिएगा कि मोदी के जमाने में जो लोग जिंदा थे उनका वही सम्मान है जो कृष्ण के जमाने में सुदामा और गोपियों का था। कुछ कुछ में स्टेटस मिल सकता है हम लोगों को भी, है ना। चलिए, मूवमेंट जो है इनका जो सारा कंसर्न है, मुख्य रूप से सबसे बड़ी चिंता तो शूद्र समाज की है। इसके लिए खूब मूवमेंट्स किए। शूद्र समाज के साथ साथ उनकी चिंता में जो महिलाएं हैं सभी धर्मों की वो भी शामिल हैं, फिर जो जनजातियां हैं वो भी शामिल हैं, जो मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अंबेडकर को डिफाइन करना हो तो मुख्य रूप से शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो उनकी चिंता है उससे डिफाइन होंगे। और उनको एक समय के बाद समझ में आ गया कि जब तक धर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने 1919 में सबसे पहली बार ये डिमांड रखी कि शूद्र समाज को, या जो अनटचेबल्स कहलाते थे उस समय, अस्पृश्य लोग, या मैं स्पष्ट कर दूं कि शूद्र का मतलब ठीक से समझ लें कि अंबेडकर की धारणा में शूद्र का मतलब वो नहीं है जो आप सामान्यतः समझते हैं। आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? बी, के, बी और एस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बकवास व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ तनाव में बता जाइए, कुछ तो तनाव में आ सकते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी लोग कैसे समझते हैं वो देखिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिनको आप मतलब पंडित, ब्राह्मण ये सब कहते हैं। ब्राह्मणों में एक पुरोहित वर्ग है, एक दूसरा गैर पुरोहित। तो जैसे किसी का सरनेम दुबे हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, पांडे हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो और पांडे पाठक हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सब लोग जिस वर्ग में आते हैं वो कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण वर्ण जो कहना कह सकते हैं। इस पर डिबेट नहीं है, आपस में झगड़े हैं कि तुम सरयू के यहाँ के हो कि सरयू के वहां के हो, वो सब झगड़े अपनी जगह है, लेकिन सबके ब्राह्मण होने में कोई संदेह नहीं होता है, ठीक है। क्षत्रिय कौन है? जो सैन्य कार्य के लिए पैदा हुआ है। तो सामान्यतः जिनके अंत में सिंह, चौधरी टाइप लगा हो, सामान्यतः, क्योंकि आजकल ये वाले सरनेम्स बड़े कॉमन हो गए, कोई भी लगाता है, अच्छी बात है। सरनेम से मिक्स हो जाने चाहिए कि सरनेम से पता ही ना चले कौन क्या है।
मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मिश्रा ही लगा दे सरनेम, तो क्या होगा पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर कोई एक आध सरनेम वो सब लगाना शुरू कर दे। जैसे सिखों में होता है, सिखों में कोई भी जाति हो, हर पुरुष सिंह हर औरत कौर। ये सिंह और कौर होते ही क्या होता है कि जाति कम से कम नाम में दिखनी बंद हो जाती है। जाति व्यवस्था सिखों में है, खूब है। और पंजाब भारत का वो राज्य है जहां अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज्यादा है। टॉर्चर्स भी कम नहीं हुए वहां पर, लेकिन उसके बाद भी कम से कम नाम से नहीं पता लगता है। एक तो अच्छी बात है ये। तो जो उस परंपरा के लोग हैं, जैसे राजपूत लोग जो हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, क्षत्रिय परिवार से आते हैं, ठीक है। वैश्य पता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैश्य का मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल, केजरीवाल, ये सब लोग जो होते हैं। हाँ हाँ, केजरीवाल भी तो अग्रवाल परिवार से है ना। आमतौर पर जिसके नाम के अंत में वाल आ रहा है उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे बेनीवाल छोड़ दीजिए, वो हरियाणा में जाट हो जाते हैं। कुछ को छोड़ के बाकी सब जिनके अंत में वाल देखे वो आप समझ सकते हैं कि वैश्य समुदाय के लोग हैं। जैसे कुछ और बताइए। जायसवाल तो अभी तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी में रहे हैं। मेघवाल अभी एससी में आ गए हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी से लिंक उनका भी किसी सेंस में रहा है, ठीक है। जैसी बात समझ में आ रही। अब मुझे ये बताइए, अगर चौथा वर्ण शूद्र का है तो सवाल ये उठता है कि जिनको हम ओबीसी कहते हैं वो कहां आते हैं। जैसे जो लोग अपना सरनेम यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो ओबीसी में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जाट लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो यूपी बिहार में जो क्या बताया था यादव हैं वो, ये लोग कहाँ आएंगे, समझ नहीं आ रहा। तो एक तरीका ये कि आप इसी में एडजस्ट करें कहीं ना कहीं। लेकिन अम्बेडकरवादी ये मानते कि नहीं, दरअसल जिनको हम दलित कहते हैं वो दलित शूद्र नहीं है। कहीं कहीं वो कहते हैं कि शूद्रों के दो हिस्से हैं, एक थोड़ा ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। और कुछ लोग, जो अम्बेडकर ने तो नहीं कहा पर अम्बेडकरवादी आजकल मानते हैं कि एक पांचवा वर्ण है, और पांचवें वर्ण में वो सब लोग आते हैं जिनको हम अनुसूचित जाति या दलित समाज कहते हैं। और इसलिए अगर ये व्याख्या माने तो शूद्र का मतलब बेसिकली ओबीसी से हुआ, जो इन तीन वर्णों की तुलना में नीचे के स्तर पर है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था में जरूर मौजूद है। इसलिए कुछ लोग आजकल ये मानने लगे हैं। और पहले की धारणा ये चल रही है कि जो जिसको हम पंचम वर्ण कह रहे हैं दरअसल वही शूद्र है। तो ये दो इंटरप्रिटेशन चलती है इस मामले में। अंबेडकर की मुख्य चिंता पांचवें वर्ण की है, जिसको अस्पृश्य कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे। तो इन्होंने 1919 में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचक, आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, बात हुई थी हमारी उस दिन, उसकी मांग की, जो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ने लगा, उन पे भी हमले बढ़ने लगे, उनका आंदोलन भी बढ़ने लगा। 1927